कभी आपने सोचा कि दिल्ली में ये स्मॉग वाली दिक्कत पिछले 10-12 साल से ही क्यों शुरू हुई है, जबकि पंजाब और हरियाणा के किसान तो सदियों से अपनी पराली जलाते आ रहे हैं। आखिर क्यों पंजाब और हरियाणा की स्मॉग दिल्ली में आकर ठहर जाती है? 2009 में पंजाब और हरियाणा में ऐसा क्या बदला जो दिल्ली के लोगों की जान पर बनाई है? क्या आपको पता है कि सबके पीछे अमेरिका का हाथ है? ये कोई सेंसेशनल न्यूज़ नहीं है, बल्कि पर्दे के पीछे की ऐसी कहानी है जिस पर विस्तार से बात होना जरूरी है। तो हमने सोचा क्यों ना सिक्के के इस पहलू पर भी नजर मार ली जाए। मैं हूं भूपेंद्र सोनी और आप देख रहे हैं अनकट। सबसे पहले बात करते हैं 2009 से पहले के पंजाब हरियाणा की, जहां दशकों से धान और गेहूं की खेती की जाती रही है। गेहूं की फसल कटने के बाद किसान अप्रैल के मिड में धान की फसल की बिजाई शुरू कर देते थे। इस धान की फसल को पकने में लगभग 4 महीने का वक्त लगता है, जिसके बाद किसान अपनी फसल काटने के बाद सितंबर के आखिर और अक्टूबर के शुरुआत में अपनी पराली को आग लगा देते थे। इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च की 1991 की रिपोर्ट में भी पराली को आग लगाने का जिक्र इसी पीरियड के दौरान का मिलता है। लेकिन साल 2009 के बाद सब बदल गया, जिसकी वजह था पंजाब सरकार द्वारा 2009 में पास किया गया पंजाब प्रिजर्वेशन ऑफ सबसॉइल वाटर एक्ट। ऐसा ही एक एक्ट 2009 में हरियाणा में भी पास किया गया। इस एक्ट में कहा गया कि कोई भी किसान 15 जून से पहले धान की बिजाई नहीं कर सकता, यानी जो बिजाई किसान मई में कर लेते थे उसके लिए उन्हें 15 जून तक रुकना पड़ता है, जिसके चलते धान की फसल कटने का टाइम भी आगे बढ़ गया। यही कारण है कि अब किसान अक्टूबर एंड और नवंबर के शुरुआती दिनों में पराली जलाने लगे हैं। अब सवाल उठता है कि पराली चाहे सितंबर के आखिर में जले या नवंबर की शुरुआत में, इससे दिल्ली पर क्यों असर पड़ता है? यहाँ सबसे अहम रोल प्ले करती है दिल्ली की तरफ बहने वाली हवा। अगर दिल्ली की तरफ बहने वाली हवा के पैटर्न को देखें तो सितंबर में मॉनसून सीजन के दौरान दिल्ली में हवा पश्चिम की तरफ से बहती है, लेकिन अक्टूबर के अंत में हवा अपनी दिशा बदल लेती है और उत्तर की तरफ से बहना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से अब अक्टूबर नवंबर में जलने वाली पराली से पैदा स्मॉग हवा के साथ दिल्ली में आ जाता है और सर्दियों में हवा की स्पीड ना के बराबर होने की वजह से ये दिल्ली में आकर ठहर जाती है। यानी अगर पंजाब और हरियाणा की सरकारें धान की बिजाई को डिले ना करती तो दिल्ली पर स्मॉग का असर ना के बराबर होता। अब आते हैं अपने सबसे अहम सवाल पर कि कैसे अमेरिका इसके लिए जिम्मेदार है। 2009 में जो एक्ट पास किया गया उसके पीछे की वजह कम होते ग्राउंड वाटर को बचाना था, जिसके लिए धान की फसल पर दोष मढ़ा गया। जबकि इंटरनेशनल वाटर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट की माने तो धान की खेती से पानी बहुत कम बर्बाद होता है, बल्कि IWMI के यूपी के डेटा को देखें तो इसके मुताबिक धान के खेतों में खड़ा पानी ग्राउंड वाटर के स्तर को बढ़ाने में मदद करता है और इससे जमीन की नमी बरकरार रहती है। फिर पंजाब सरकार ने ये एक्ट बनाने का फैसला क्यों लिया? मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन के नाम पर धान की फसल से किनारा करने के लिए जिस ग्रुप ने सबसे ज़्यादा प्रेशर क्रिएट किया वो है यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट यानी USAID। ये अमेरिका की एक सरकारी संस्था है जिसका दफ्तर भारत में US एम्बेसी में है। रिपोर्ट्स की माने तो इसी एजेंसी ने अपना एजेंडा पूरा करने के लिए घटते ग्राउंड वाटर को अपना हथियार बनाकर ये सल्यूशन पेश किया कि किसान धान की खेती से किनारा करें और अमेरिकन कंपनियों द्वारा बेचा जाने वाला जेनेटिकली मॉडिफाइड यानी GMO मक्का उगाना शुरू कर दे। सीधा सा गणित है। भारत फूड ग्रेन्स का एक बड़ा एक्सपोर्टर है जो GMO फूड की तरफदारी करने वाली अमेरिकन मल्टीनेशनल कंपनियों के लिए खतरा है, जिनका एजेंडा ट्रेडिशनल फसल की जगह GMO फूड बेचने का है। इसके लिए आपको साल 2012 में अमेरिकन कंपनी मॉन्सैटो के साथ पंजाब सरकार के हुए एक समझौते को जानना चाहिए, जिसमें पंजाब के तत्कालीन CM प्रकाश सिंह बादल ने जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड डेवलपर मॉन्सैटो को मक्के के ऐसे बीज इजाद करने के लिए एक R&D सेंटर बनाने के लिए कहा जिनकी पैदावार ज़्यादा हो।
इस करार के वक्त पंजाब सरकार की प्लानिंग थी कि पंजाब में क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन प्लान के तहत पहले 4 लाख हेक्टेयर भूमि पर मक्के की फसल उगाई जाएगी, जिसका लक्ष्य आगे 6 सालों में 16 लाख हेक्टेयर तक ले जाने का था। यानी जितनी भूमि पर धान लगता है उसके 45% पर मक्का उगाया जाएगा, जिसका सीधा फायदा किसको मिलता ये बताने की जरूरत नहीं। शॉर्टकट में पूरी कहानी समझाई जाए तो अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए एक सरकारी संस्था की मदद लीजिए और डर का एक माहौल तैयार करिए, जिससे लोकल गवर्नमेंट आपके एजेंडा में फंस जाए। फिर उसके बाद चीज़ों को अपने फायदे के लिए मोल्ड कर दीजिए। इन रिपोर्ट्स के मुताबिक पंजाब और हरियाणा में ऐसा ही कुछ हुआ है। लेकिन सरकारों को एक बात समझनी चाहिए कि अगर चीज़ें खराब भी हैं तो उन्हें सुधारने के लिए चीज़ों को नष्ट करना ज़रूरी नहीं होता, बल्कि उन्हें ठीक करने की नीति पर काम किया जाना चाहिए। लेकिन फिलहाल की कहानी यही है कि इन जीएमओ सीड प्रोड्यूसर कंपनियों के चक्कर में पिस रहे हैं तो दिल्ली एनसीआर के करोड़ों लोग और पंजाब और हरियाणा के लाखों किसान। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और जानकारी से भरे ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल अनकट।